आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विकासनगर के कालसी में आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि के दिन सिद्धपीठ महाकाली मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। नवरात्र के पहले दिन से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही थी और आज दूसरा दिन है और आज भी लगातार श्रद्धालुओं का तांता जो है वो वहां पर लगा हुआ है। बता दें कि नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिर में मां के लिए आरती की जाएगी और साथ ही साथ साजो श्रृंगार के साथ मां के 9 स्वरूपों को अलग अलग तरीके से सजाया जाएगा। और इसी के चलते सिद्धपीठ मां काली मंदिर में लोग बड़ी उम्मीद के साथ मुरादों की चुनरी बांधते हुए भी दिखाई दिए हैं। और सभी लोगों ने माँ के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव से मान लोग यहाँ पे माथा टेक रहे हैं और सूर्य माँ का महाश्रृंगार महाआरती और दिवसुद्धि का पाठ प्रारंभ हुआ। ये सिद्धपीठ श्री महाकाली मंदिर है। पांडव यहाँ पर रहे थे, कुछ समय पांडव ने यहाँ पर व्यतीत किया था। तो यहाँ पर माथा टेकने में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ आदि क्षेत्र से लोग माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये श्री महाकाली मंदिर कालसी एक सिद्धपीठ स्थान है। यहाँ पर माता अपने साक्षात स्वरूप में विराजमान है। कहते हैं कि पांडव यहाँ पर रहे थे, पांडव ने यहाँ पर कुछ समय यहाँ पे व्यतीत किया था और अपने अज्ञातवास के समय पांडव ने यहाँ पे माता की पूजा अर्चना की और यहाँ पे ये माता का मनोकामना सिद्धपीठ है। यहाँ पर जो भी कोई अपनी मनोकामना लेके आता है, अपनी मनोकामना मांगता है तो माँ सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। माँ के दरबार में उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि क्षेत्रों से भी माँ के पूरे भारतवर्ष से माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और शारदीय और चैत्र नवरात्र में माँ के यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ रहती है और नवमी के दिन यहाँ माँ का भंडारा होता है। वैसे तो हर शनिवार रविवार को, प्रत्येक शनिवार रविवार को माँ का यहाँ पर भंडारा चलता है। पूरे मार्केट में पूरे सब जगह इतनी खुशी है माता के आगमन की। कल पितरपक्ष हमारा खत्म हुआ, पितरों का दिन, और आज से माता के दिन शुरू हुए। पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है और सभी देशवासियों से उम्मीद करते हैं कि माता के दिन को बड़े अच्छे से मनाए, कोई गलत काम ना करे, किसी को कोई बुरा न बोले और हमेशा अच्छा करे। माता के लिए सबसे बड़ी पूजा यही है। माता को और कुछ नहीं चाहिए, हमारे भक्त सब अच्छे से रहे। जय माता। लालकुआं शारदीय नवरात्रि के दिन आपको बता दें कि क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना और मां शैलपुत्री की आराधना हो रही थी। कल अगर बात की जाए तो वहीं आज बात की जाए तो लालकुआं के बेरी पड़ाव व अष्टदश भुजा मां लक्ष्मी मंदिर में सभी 9 रूप विराजमान है और मां शैलपुत्री की आराधना भी की गई और आज भी दूसरा नवरात्रा है और आज भी लोग दूर दूर से आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर यदि महाराज ने बताया कि शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। इस नवरात्रि में मां की आराधना करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म का मां भगवती की आराधना का दिन है, जिसे हम लोग शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। हमारे यहाँ 4 प्रकार की नवरात्रि होती है। एक तो शारदीय नवरात्रि और दूसरा वासंतिक नवरात्रि और 2 यहाँ पर गुप्त नवरात्रियां होती हैं। इन चारों नवरात्रियों का अपना अपना विशेष महत्व है, किंतु शरद ऋतु के काल में भगवान मां जगतदात्री देवी अपने 9 रूपों के स्वरूप के साथ इस धरा पर आती हैं और सभी श्रद्धालु भक्त लोग मां भगवती की आराधना पूर्ण रूप से यह शरद ऋतु के आगमन की खुशी में होती है। आज सभी लोग प्रातः उठ करके माँ भगवती के जो चित्र होते हैं उनको साफ सुथरा करके जौ की स्थापना करते हैं और माँ को लाल वस्त्र बहुत पसंद है तो माँ का लाल वस्त्र से श्रृंगार करके फूल माला और धूप दीप से भगवती को नारियल रख करके और जौ बोते हमारे यहाँ पर। तो इस तरह करके भगवती की आराधना की जाती है। और अष्टादश भुजा श्री महालक्ष्मी मंदिर में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर अनेकों कार्यक्रम होते हैं। माँ भगवती की विधिवत आराधना होती है और कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में, जब माता सती
सीता जब उनका विवाह नहीं हो रहा था तो वह भगवती की आराधना करने के लिए भगवती गौरी की मंदिर पे गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता। इस तरह करके माँ भगवती आराधना करती हैं। और हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि जो कन्या कुमारी होती है, जिनके शादी का योग नहीं होता है या नहीं बन पा रहा है, वह इस शारदीय नवरात्रि में आकर के माँ भगवती की आराधना करें। निश्चित ही माँ भगवती 9 दिनों में उनके विवाह का जो शुभ दिन है वह निश्चित से करेंगी। इसी तरह इस महालक्ष्मी मंदिर में आकर के और दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ का जो नियम है, वह अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी द्वारा अष्टादश महालक्ष्मी और प्रथम शैलपुत्री से लेकर के 9 देवियों तक की जो स्थापना है, काशी के मूर्धन विद्वानों के द्वारा किया गया, विधि पूर्वक किया गया है। इसीलिए समाज के सुधार के लिए भी ये अनेकों कार्यक्रम होते हैं। इस शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ पर 3 तारीख से और 11 तारीख तक श्री राम कथा का भी आयोजन किया गया है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं अल्मोड़ा जनपद के भी सभी मंदिरों में भक्तों द्वारा सुबह से ही पूजा अर्चना की जा रही है और अल्मोड़ा के लोकप्रिय गोलू देवता, जो कि न्याय देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है, और वहां पर टंगी घंटियां और चिट्ठियों की संख्या बताती है कि इस मंदिर में लोगों की कितनी आस्था है। इसी में वहां के लोगों ने बताया कि हर साल यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों के और विदेश से भी लोग जो है वो दर्शन के लिए आते हैं और मंदिर में माथा जो है वो टेकते हैं। इसके साथ ही नवरात्र में यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और पूजा कर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। जैसे कि आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं और चितई गोलू देवता की अपने आप में बहुत ज्यादा मान्यता है। आपको पता है उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश विदेश में गोलू देवता को माना जाता है। न्यायकारी देवता के रूप में गोलू देवता प्रसिद्ध है। नवरात्र में श्रद्धालु गोलू देवता से अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए यहाँ पर आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, यह मान्यता है। और लोग बढ़ चढ़ के नवरात्र में गोलू देवता मंदिर अल्मोड़ा हो, उत्तराखंड का हर एक क्षेत्र से गोलू देवता मंदिर में लोग अपनी आस्था लेके आते हैं। सर, उनकी आस्था का भगवान पूर्ण ख्याल करते हुए उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये मंदिर को न्याय के देवता के रूप में माना जाता है और नवरात्र में विशेष महत्व है। अपने परिवार के आयु वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, सुख के लिए और मनोकामना सिद्धि के लिए लोग यहाँ पर संकल्प के साथ पहले नवरात्र को पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर इस मंदिर का बहुत पवित्र महात्म्य है। दूर दराज से लोग आकर अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए यहाँ कामना करते हैं। पहले नवरात्र को दूर दराज के लोग यहाँ पर आते हैं और अष्टमी नवमी को बहुत अधिक यहाँ पर भीड़ रहती है। सुबह से ही मंदिर में लाइन लग जाती है। प्रशासन की चेतावनी के बाद अतिक्रमणकारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। आज आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने पुलिस फोर्स के साथ मुरादाबाद रोड से सरवर खेड़ा तक सड़क किनारे पर अतिक्रमण किया गया जो है वो हटाया गया। कई जगह पर विभाग को लोगों की तीखी प्रक्रिया का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन के सामने इनकी एक न चली और प्रशासन की जेसीबी अतिक्रमण पर भारी पड़ी। मीडिया से बात करते हुए पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता परवेज आलम ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को कई बार उनके द्वारा नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन अतिक्रमणकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। साथ ही तहसीलदार पंकज चंदोला ने बताया कि अतिक्रमणकारी इस बार अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिक्रमण करते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अक्टूबर 2024 को आरटीए की एक महत्वपूर्ण बैठक गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में होने जा रही है, जिसको लेकर आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा कि इस बैठक में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होगी, जिसमें कि देहरादून हरिद्वार जिलों से डायरेक्ट प्राइवेट बसों की सेवा पहाड़ी क्षेत्र में उपलब्ध कराना जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा देहरादून जिले में विक्रम संचालकों के वाहन को भी मॉडिफाई किया जाएगा, जिसके माध्यम से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी और यातायात में आने वाली दिक्कतों या प्रदूषण से भी देहरादून के लोगों को राहत मिलेगी।
16 अक्टूबर 2024 को आरटीए की बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता माननीय गढ़वाल कमिश्नर साहब करेंगे। इसके अंतर्गत 2-3 मुद्दे बहुत मुख्य हैं, जैसे एक कि देहरादून और हरिद्वार जिलों से डायरेक्ट प्राइवेट बस की सेवा पहाड़ के जिलों में उपलब्ध कराना, जैसे टिहरी, उत्तरकाशी। उसके लिए जो मार्ग नेशनल हाईवे के टुकड़े पड़ रहे थे जहाँ से ये परमिट नहीं दिए जा सकते थे, अब वो सरकार ने डिसीजन ले लिया है कि उनमें मॉडिफिकेशन के माध्यम से प्राइवेट बसेस को हम डायरेक्ट परमिट दे सकते हैं पहाड़ पर जाने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास हरिद्वार क्षेत्र के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर बसेस की सेवा देने के लिए कई मार्गों को नोटिफाई किया है सरकार के निर्णय ने। उसके माध्यम से भी हम बसेस का संचालन कर पाएंगे। इसके अलावा शहर में देहरादून शहर के अंदर जो विक्रम है, विक्रम के संचालकों को हम लोग नई तरह की गाड़ियां देना चाहते हैं जो कि स्टेज कैरेज के माध्यम से संचालित होंगी और जिनका मुख्य उद्देश्य होगा कि देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को लेकर मुख्य मार्गों और मुख्य बिंदुओं तक लेकर आना, जिसके लिए हम लोग बैठक में निर्णय लेने वाले हैं। वहीं देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह डोईवाला ब्लॉक के गौहर माफी ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के माध्यम से संचालित योजना का स्थलीय सत्यापन किया है। इस बात पर सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि नल के कनेक्शन सही ढंग से नहीं होने और पानी न मिलने की शिकायतों को देखते हुए डोईवाला ब्लॉक के गौहर माफी का निरीक्षण किया गया है और इसमें ग्रामीणों के साथ बैठक भी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में पता चला है कि ब्लॉक के बाहरी क्षेत्रों में पानी का दबाव और नलों में कनेक्शन में कमी पाई गई है, जिसके लिए जल संस्थान को 1 हफ्ते में पूरा इसे ठीक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कि कुछ कंप्लेंट्स रहती हैं कि प्रॉपर्ली कनेक्शन नहीं हो पाए और पानी नहीं मिल पाए, तो इसी को सत्यापन के लिए मैं फील्ड पे उतरा था। तो मैंने डोईवाला ब्लॉक के गौरी माफी विलेज का निरीक्षण किया। वहाँ पे सबसे पहले मैंने जो ग्रामीण है उनसे बैठक करी कि उनसे मैंने इश्यूज जाने कि क्यों अगर वहाँ कुछ कंप्लेंट्स हैं या कहीं पानी नहीं आ रहा है तो इसकी अगर कोई कंप्लेंट्स हैं, तो उन्होंने हमें बड़े विस्तृत तौर पर चीज़ें बताई कि जैसे उनके स्टार्टिंग में काफ़ी इश्यूज थे, बट इवेंचुअली वो इश्यूज विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा उनके साथ बैठक करके रिजॉल्व करे गए। मुख्यतः जो उनके आउटर एजेस में था वहाँ पे कुछ उनके प्रेशर या पानी का थोड़ा इशू था कि वहाँ कनेक्शन नहीं हो पाए, तो उसके लिए हमने निर्देशित कर दिया था जल संस्थान को तत्काल कि इसको विद इन अ वीक वो सारे जितने भी उनके छूट गए वो कर देंगे। उन्होंने बोला वो हो जाएगा। इसके अलावा मौके पे जाके हमने हर घर में जाके नल की भी चेकिंग करी है, तो वहाँ प्रॉपर पानी आ रहा था और अच्छी फोर्स पे पानी आ रहा था। और डिफरेंट हमने वार्ड्स में ये चेक करा तो ये ठीक पाया गया कि योजना वहाँ पे जो क्रियान्वयन हुआ है वो अच्छा हुआ है, तो ये हमने कहा है। इसके अलावा और भी ब्लॉक्स में हम अब नेक्स्ट उसमें जाएंगे ताकि हम देखें कि कहीं जहाँ ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं वहाँ का निरीक्षण करें और उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन कार्तिक के पद अधिकारियों ने खनन ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 4 अक्टूबर यानी कि आज एक साथ इकट्ठा होकर जिला अधिकारी के कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए खनन ट्रांसपोर्टरों और किसानों ने कहा कि सरकार ने जिन नीतियों को लेकर हरिद्वार जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए माइनिंग टीम लगाई थी, वह उन नीतियों पर खरा नहीं उतर पाई है, जिसको लेकर उनके द्वारा ये कहा गया है कि लगातार माइनिंग टीम द्वारा खनन ट्रांसपोर्टरों और किसानों का शोषण किया जा रहा है, जो भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसे काले भेड़िया उत्तराखंड के जो हमारे खनन ट्रांसपोर्टर है, हमारे किसान है, मजदूर है, सभी भारी संख्या में डीएम आवास पहुंचेंगे और वहीं पर अपना धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और जैसी वहां स्थिति बनेगी फिर वो देखा जाएगा। और जब तक हम वहाँ रहेंगे तब तक डीएम को कोई कार्य हम नहीं करने देंगे, ये हमारी सीधी सीधी चेतावनी है। ये पहले तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं ये अपनी रॉयल्टी काट देते हैं अपनी मट्टी से आरपीएफ, ठीक है, हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, हमें बिन बताए। उसके बाद जो रॉयल्टियों का रेट है वो 8 रुपये क्विंटल है आरपीएफ में विद रॉयल्टी। तो ये हमें भी अपने भंडारण बता दें कहाँ है कहाँ नहीं। 8 रुपये के भंडारण और मटीरियल विद रॉयल्टी हम लेके आएंगे वहाँ से, फिर इसको हम बेच देंगे, हमें भी कुछ मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है जी। बाकी ये बिल्कुल शोषण करा हुआ है ट्रांसपोर्टरों का और गलतियाँ ये भी कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर हल्की सी गलती ट्रांसपोर्टर कर दे तो उसका 2 लाख रुपये का चालान है। ये जितनी गलतियाँ कर रहे हैं इनका कोई चालान नहीं है, कुछ नहीं है।
सरकार ने प्राइवेट माइनिंग कंपनी को कैलाश बेल्ट डेवलपमेंट को जिन मानकों के हिसाब से इनको रॉयल्टी प्रोवाइड की थी, जिन मानकों के हिसाब से इनको यहाँ पे कंपनी को काम दिया था, वो उस काम पे कंपनी खरी नहीं उतर रही। आर्थिक और मानसिक को दोनों तरीके से उत्पीड़न कर रही। इन्होंने जो नियमावली बताई थी कि हम टोल पे चेक पोस्ट पे आपको रॉयल्टी देंगे, वो इन्होंने आज तक नहीं दी। हमारी गाड़ियों का बिना मर्जी से रॉयल्टी काट के कहीं भी भेज देते हैं, हमारी गाड़ी खड़ी रहती है। हमारी गाड़ी जब पूरा बिल लेके जा रही तो पहले तो ये रोकेंगे, फिर प्रशासन रोकेगा। एक गाड़ी अगर भोगपुर से खनन सामग्री लेके जाएगी तो ऋषिकेश तक 20 जगह रुकती है वो। इनके आने से हमें नुकसान नहीं हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कोई भी चीज़ जो पहले बोला था कि हर चीज़ का मूल सार्वजनिक होगा, जो भी होगा सब पब्लिक के डोमिनेट में होगा और प्रदेश में खनन सामग्री बहुत अच्छे रेट पे बिकेगी, जिससे निर्माण समय में कोई आगामी आने वाले सभी त्योहारों के लिए आरटीओ प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है। इसको लेकर आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा कि त्योहार के समय जो यातायात की समस्या उत्पन्न होती है उसको दुरुस्त रखने के लिए सिटी बस संचालकों से वार्ता की गई है और सवारियों को छोड़ने ले जाने का एक समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस से समन्वय भी बनाया गया है कि जिस मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक जाम लग सकता है उसको खोलने के लिए जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए वह सुनिश्चित हो, ताकि त्योहार के सीजन में किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आने वाले त्योहारी सीजन के लिए हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने भी शहरी क्षेत्र हैं उसके अंदर हमारे बसेस के जो मालिक हैं, जो सिटी बस चलाते हैं, उनसे वार्ता कर ली गई है और उन्हें कहा गया है कि सुचारू रूप से अपनी सेवाएं दें और टाइमिंग का जो हमारे टाइमिंग्स हैं उनका पूरा पालन करें। इसके अलावा हम लोग ये स्मार्ट सिटी की जो बसेस चल रही हैं उनको भी फुल कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि उनकी सेवाएं जो मुख्य मार्ग है वहाँ से लोगों को आसानी से सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस से समन्वय बैठाकर जितने भी जंक्शंस हैं या ऐसी रोड्स हैं जहाँ पर की जाम की स्थिति लगी होती है उसको उनसे कोऑर्डिनेट करके ऐसी जगह जहाँ जाम लग रहा है उसको खोलने के लिए जो भी हम कार्रवाई कर सकते हैं वो कर रहे हैं। विकासनगर को जोड़ने वाली गौना नदी पर पुल नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों और कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन किया। बताते चले कि कई दशक बीत जाने के बाद भी आज तक इस नदी के ऊपर पुल नहीं बना है, जिस संबंध में आज कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक इस नदी के ऊपर पुल नहीं बनता तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और आमरण अनशन भी करेंगे अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया। क्षेत्रवासियों की मांगे पूरी करो। देखिए, ये एक बड़ा लोगों की यहाँ पर मांग है और कई सालों से पुरानी मांग है यहाँ पर, और जिससे एक बड़ी जनसंख्या यहाँ पे प्रभावित हो रही है। और रमेश चंद्र आज़ाद जी जो जिला अध्यक्ष हैं एससी प्रकोष्ठ के, उनके नेतृत्व में यहाँ पर धरना दिया गया है। दिनेश जी जो यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य हैं, इन सब लोगों के नेतृत्व में गांव के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार ये 3 दिन का धरना यहाँ पर रखा हो। गोहना नदी पे इस पुल को बनाने की मांग बरसों से जो ग्रामीणों की चली आ रही है, उसके तहत यहाँ पर धरना दिया है। पिछले दिनों जब आपदा आई थी तो यहाँ पर इस तरह का मलबा आया था तो सारे मकान उसके नीचे दब गए थे, कई सारे हादसे यहाँ पर हो गए थे। उन सब चीज़ों को भविष्य में उस चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो और ग्रामीणों को और जनता को सुविधा मिले। राजधानी क्षेत्र है, 2 विधानसभाएं हैं, सत्ता पक्ष के यहाँ पर विधायक हैं और यहाँ पर ये काम होना अति आवश्यक है जनहित में। उसके लिए यहाँ पर तमाम हमारे कांग्रेस के साथियों ने, बुजुर्गों ने, वरिष्ठ साथियों ने, नौजवानों ने यहाँ पर आज धरना दिया है जो लगातार 3 दिन तक चलेगा। सर, क्या कारण है पुल ना बनने का? ये तो सरकार की उदासीनता है जनता के प्रति, और जो जिनको यहाँ पर हजारों वोट से जनता जिताकर भेजती है लगातार, चाहे सैंसपुर के विधायक हो, विकासनगर के विधायक हो, तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति की कमी है कि आज जनहित में कार्य नहीं हो रहे हैं और बरसों से मांग ग्रामीणों की लंबित पड़ी है। रमेश जी ने ये भी बताया कि 2015 में इसके निर्माण का कार्य पूरा हो गया था, फिर भी निर्माण नहीं हुआ पुल का। निश्चित रूप वही बात कह रहा हूँ मैं, सरकार की उदासीनता है, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है। वोट लेने आते हैं लेकिन उसके बाद क्या कार्य करना है, कौन सी चीज़ें जनता के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर तो ऐसे हादसे हुए हैं, कई लोगों की जान भी गई है। तो
तो इस काम को होना, इस पुल के निर्माण का होना यहाँ इस पूरे क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है। 3 दिन का धरना देने के बाद भी निर्माण नहीं हुआ तो आप आगे क्या रहेगा? उसके लगातार इस जन जागरूकता को पब्लिक के बीच में जाकर किया जाएगा। और अभी हमारे कोऑपरेटिव के चुनाव हुए या उसके चुनाव होंगे, अपने ग्राम सभाओं के चुनाव होंगे, तो हमारे जनप्रतिनिधि इस मामले को जनता के बीच में लगातार जाएंगे। धन्यवाद। हम इस जो नदी है हमारी, इसमें कई लोग पहले जो है बह चुके हैं और कई लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। हम लगभग 10 वर्षों से इसके निर्माण का प्रयास शासन प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार में माननीय हरीश रावत जी ने और प्रीतम सिंह जी ने इसमें सहयोग करके 2015 में प्रयास किया था, परंतु सरकार जाने के बाद इस पर भाजपा की सरकार ने कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की। इसके विरोध में हम आज मजबूरन धरने पर बैठ रहे हैं। आपने उसकी शिकायत? जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में खेड़ा रोड पर एक प्लाई के कारखाने में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया। दमकल विभाग के कर्मियों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। फिलहाल आगे की जांच के बाद ही नुकसान का आंकलन हो पाएगा। हमें जब सूचना मिली कि एमए एंटरप्राइजेस में जहाँ पर सिलाई मशीन के फट्टे बनते हैं डेस्कटॉप, उसमें सूचना मिली हमें सुबह 6 बजे करीब। तो हमारी गाड़ी तुरंत आई और हमारे 2 यूनिट आई हैं और दोनों गाड़ी अभी भी काम कर रही हैं। और अभी देखने में ज्ञात हो रहा है कि वो शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी हो सकती है। आपको बता दें कि हरिद्वार के सुमन नगर नहर पटरी का मुख्य मार्ग सालों से क्षतिग्रस्त पड़ा है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं पेश आ रही हैं, लेकिन संबंधित विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही देने को तैयार है। 4 दिन पहले एक व्यक्ति का गड्ढे में गिरने से पैर टूट गया और वह व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद राहगीरों द्वारा उस व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार फिलहाल चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन है। निर्माण को लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो रोड बनी थी, अब से पहले भी जब नई रोड का निर्माण किया गया था, तो इस रोड में कहीं पर भी फुटपाथ नहीं दिया गया है, जो एक दुर्घटना का मुख्य कारण हो सकता है। और साइड में अभी भी इतने झाड़ और झाड़ियां खड़ी हुई है कि अगर 2 गाड़ी आपस में चल रही है तो बाइक वाला जो है उनके नीचे आ सकता है। कारण फुटपाथ नहीं है। दूसरा कारण है कि यहाँ पर जो रोड है, ये पूरी रोड में जगह जगह खड्डे बने हुए हैं, जिसको यूपी इरिगेशन और हमारे मुख्यमंत्री साहब इनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये रोड यूपी इरिगेशन के अंडरटेकिंग आती है। तो खबर उत्तराखंड में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।